वक्त की रोटी के लिए सड़कों पे भटक रहा है, परेशान है, अपनी जिंदगी का दांव लगा रहा है, हाथ पे लेकर घूम रहा है, और लोग जो है वीआईपी किट बांट रहे हैं कौम के पैसे को। तो इसलिए जो आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उस वक्त था ही नहीं, फिर वो अपने आप को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसा बनाकर लोगों के सामने अपील करके फर्जीवाड़ा करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। इसी बात को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं अमानतुल्लाह खां से, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कल पुलिस कंप्लेन किया है और बिल्कुल ये आखिरी अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक, जब बिल्कुल ये कॉपी है, जब तक इंसाफ नहीं हो जाता और अमानतुल्लाह खां पाई पाई का हिसाब। मैं आज यहाँ जाकिर नगर जो गड्ढा कॉलोनी है यहाँ बैठा हूँ मैं, और यहाँ परवेज़ आलम खान जो प्रेसिडेंट हैं ये ओखला ब्लॉक के, उनके पास हूँ मैं। और जो यहाँ अबुल फजल इनकलेब से काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और ये हमारे सामने परवेज़ साहब बैठे हैं। मैं इनसे आइए बात करता हूँ। परवेज़ साहब, ये अभी हमने एक आपकी ये सुना कि आपने ये ओखला थाने में एमएलए साहब के लिए एक अर्जी दी है, कोई एफआईआर कराई है, वो किस लिए कराई है, क्या बहस है आपको? नहीं, मेरी उनसे कोई बहस या कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई झगड़ा है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, ओखला के विधायक है, यहाँ के लोगों ने चुना है, कौम और मिलत ने उनको वोट दिया है। तो उस नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मेरा काम है उनसे सवाल करना। जब जब वो काम नहीं करेंगे, मेरा काम है उनसे सवाल करना। जब जब जामिया पे जुल्म होगा, अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरा काम है सवाल करना। जब जब जामिया के बच्चों को उठाया जाएगा और अमानतुल्लाह साहब लॉकडाउन का बहाना लेकर खामोश अपने घर में छुपे रहेंगे, तो मेरा काम है सवाल करना। उसी सवाल के तहत आपको याद हो, फरवरी के आखिरी महीने में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट दंगा हुआ, जिसमें कई हिंदू भाई, मुसलमान भाई मारे गए, जानो माल का नुकसान हुआ। अब बताइए, 11 फरवरी को दिल्ली के चुनाव का नतीजा आता है। दिल्ली के चुनाव का नतीजा आते ही दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो भूतपूर्व साबिक चेयरमैन है जनाब अमानतुल्लाह साहब, वो 11 फरवरी के बाद भी लगातार वक्फ बोर्ड जाते रहे, वहां दादागिरी करते रहे, वहां के अधिकारियों को धमकाते रहे, वहां जाके बैठते रहे। अधिकारी इसलिए खामोश थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। उनको लगता था कि शायद अब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, या इनको इशारा किया गया होगा दोबारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि दोबारा जो है यही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। बहरहाल उस वक्त तक तो हुआ नहीं। जब ये दंगा हुआ, उसी बीच में इन्होंने जिस तरह से अपील जारी की पब्लिक डोमेन में, मानो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बोल रहा हो, और इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे, दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पे इन्होंने ताउन मांगा, जिसमें कैश और सामान मांगा इन्होंने। और सिर्फ अपील करके नहीं, बटला हाउस चौक पे बाकायदा टेंट लगा के, जिसके पीछे बोर्ड लगा हुआ था दिल्ली वक्फ बोर्ड का, और उस पे जो इन्होंने वीडियो, जो सबसे पहले वीडियो साझा किया, ये मैं आपको दिखा दूं, ये इनके फेसबुक पे भी ये है, ये रिकॉर्ड में है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है जिसको मैंने बनाया है या मैंने कहीं और से हासिल किया, ये सब उनके टाइमलाइन पे मौजूद है, इनके अपने फेसबुक पेज पे मौजूद है। ये 28 तारीख को 7:31 पे पहला वीडियो इन्होंने, अपील का वीडियो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से ये शाया करते हैं। उसमें अफसोस की बात यह है, दिल्ली वक्फ बोर्ड का अकाउंट नंबर साझा न करके ये अपना जाती जो इनका सेविंग अकाउंट है वो साझा करते हैं। साजिश यहीं से शुरू होती है। अगर इनके दिल में चोर नहीं था तो पहली बात, इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे ऐलान और अपील क्यों किया, वो सरकार करती। दूसरी बात, अगर मान लो इन्होंने कर ही दिया वक्फ बोर्ड के नाम पे अपील,
तो वक्फ बोर्ड के अकाउंट नंबर को क्यों नहीं साझा किया गया? इन्होंने अपना अकाउंट नंबर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जाता और वहां फिर वहां से इमदाद, बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोसेस के तहत सबको भरोसा होता। अच्छा, वक्फ बोर्ड के नाम के वजह से दिल्ली में लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के ताउन किया। मैं सलाम करता हूं दिल्ली के लोगों को जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के खुलूस के साथ जज्बाती होके हर मस्जिदों में, ओखला के तमाम मसाजिद में अनाउंस हुआ कि वक्फ बोर्ड को यह पैसा जा रहा है। अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग आरडब्ल्यूए के लोगों से आप ये देखिए, ये देखिए किस तरह से कैश लोग, ये एक ही फोटो अमानतुल्लाह साहब ने लगाया जो लगभग 40 लाख का है, और ऐसे कितनी सारी फोटो हैं। कैश ले लेकर आए लोग जज्बाती होकर कि उनका पैसा जो है, जो मुतासरीन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट दंगे से मुतासरीन है, ये पैसा उनको जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अमानत में खयानत हुआ। मैं आपकी बात रोक के बोल रहा हूँ, अभी देखा गया है बीच में कि राशन शाहीन बाग ऑफिस में इनके और इनके घर से भी राशन जो है लोगों को इमदाद हुई है बहुत। तो वो क्या था, हमने देखा लोगों को राशन ले जाते हुए देते हुए इन लोगों को। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी बात रखूंगा, लेकिन ये जो शिकायत मैंने की है ये राशन की शिकायत नहीं की है। किस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा वक्फ बोर्ड के नाम पे अपील करके इन्होंने इकट्ठा किया, उसमें से 1 रुपया भी दिल्ली वक्फ बोर्ड में जमा नहीं किया गया, और अपने हिसाब से अपने मर्जी से जिसको किसी को बांटना था इन्होंने अपनी मर्जी से बांटा। और मेरा जब सवाल, बार बार मैंने ये सवाल उठाया कि अमानतुल्लाह खान ये बताए कि इनके अकाउंट में कितने पैसे आए, इन्होंने कैश नकदी कितने पैसे नॉर्थ ईस्ट दंगे के नाम पर इकट्ठे किए, आखिर ये वो लिस्ट साझा क्यों नहीं करते पब्लिक डोमेन में? मेरा यही तो सवाल है कि क्या वो पैसे इन्होंने हड़प लिए, क्या वो पैसे गबन हो गए, वो पैसे कहां गए? मतलब है कि जो पैसे आए पब्लिक ने दिए लोगों की इमदाद के लिए, तो वो जितना खर्चा हुआ है ये एक लिस्ट बना के उसको सामने लाएं, बिल्कुल, जो वो दिखा सकें कि भाई ये यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ। आपका कहने का मतलब ये है। और बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो भाई ओखला के मीडिया हैं, आप ओखला के आंख नाक कान हैं। लॉकडाउन के बाद भी जो आपने कहा कि राशन कहां कहां बंट रहा है, आपने भी देखा होगा, आप भी लगातार सड़कों पे रहते हैं, कभी न्यूज के लिए, कभी लोगों की इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए। मैं भी रहता हूं। लॉकडाउन में आप भी ईमानदारी से बताना मुझे कि अमानतुल्लाह खां कितने दिन सड़कों पे दिखे? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। हाँ, लोग इनके घरों में जरूर जाते थे राशन के लिए। इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वहां बना लिया, सबका आधार कार्ड लेकर उसको एक कूपन दे देते थे और कहते थे कि आप घर जाओ, जब आपका नंबर आएगा तब हम आपको फोन कर देंगे। अफसोस, दिल्ली में अभी बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी रहती है, गरीब, दिहाड़ी मजदूर, तहबाजारी करने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो मतलब पहले आपने तो उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया और बाकी लोगों को कूपन के नाम पे बरगलाया। और कूपन के नाम पे दिया क्या आपने? कुछ लोगों को, जो मैंने सुना है, शुरू के दिनों में 5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल। अब आप बताइए मसरूर भाई, क्या ये ईमानदारी से कोई आदमी सरवाइव कर सकता है इस लॉकडाउन में? जो नमक रोटी खाने के लिए मोहताज है, अगर उसको 5 किलो गेहूं दे दें, वो बेचारा पैसे कहां से लाएगा उसको पिसवाने के लिए? और जबकि सबको पता है कि लॉकडाउन में मिलें बंद है, फिर वो 5 किलो गेहूं क्या करेगा? खाएगा? मतलब उसके पास खाने के नाम पे 1.5 किलो चावल बचता है पूरे महीने में। अब बताइए, उसमें ना नमक है, ना मसाला है, ना तेल है, ना सब्जी है, सिर्फ चावल। वो खाएगा कैसे, पकाएगा कैसे? 1.5 किलो चावल में एक आदमी पूरे महीने कैसे सरवाइव करेगा? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इस चीज को। तकरीबन जिसके 2 मियाँ बीवी हो गए, 2 बच्चे हो गए, उसको भी एक 30-35 किलो की एक किट चाहिए होती है, उसमें उसका गुजारा होता है। तो 5-7 किलो में क्या गुजारा होगा, ये हमने भी देखा है यहाँ। और रही बात अमानत साहब की, जैसे अभी आपने कहा कि अमानत साहब, तो हमने भी बहुत कम ही देखा है उन्हें। हो सकता है कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से वो एकांत में बैठे हों और बैठ के वहाँ से काम कर रहे हों अंदर से, तो ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं भी उनके लिए फिक्रमंद हूं। अल्लाह उनको हर तरह के वबा से बचाए, मेरे भी विधायक हैं वो। लेकिन जब
इतने लोगों की उम्मीद उन पे टिकी है, 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने उनको वोट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोगों को दुख है, तकलीफ है, तो वो आगे निकल कर आए। अगर कोरोना एक गरीब को हो सकता है तो उनको भी हो सकता है, मैं इस बात से बिल्कुल आप हाँ, किसी को भी हो सकता है, लेकिन चूंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है तो प्रिकॉशन लेकर उनको सड़क पे निकलना चाहिए, चूंकि गरीब दर दर भटक रहा है। लोगों की उम्मीद हो आप पूरे ओखला के लोगों के नुमाइंदे हो, आपको लोगों ने यहां से इंतखाब किया है, आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आखिर डॉक्टर भी काम कर रहे हैं ना, सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं ना इस महामारी में, तो आप ओखला के विधायक होके आप कैसे अंडरग्राउंड हो सकते हैं? जबकि सब लोग, ज्यादातर लोग परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, कारोबारी परेशान है। और अफसोस की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही अफसोस की बात है, एक तरफ जहां कूपन के नाम पे लोगों को गेहूं और 1.5 किलो चावल दिया जा रहा है, वहीं जो नॉर्थ ईस्ट दंगे के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए गए वो अपने मन मर्जी के हिसाब से खर्च किए जा रहे हैं। कुछ पैसे अपने पास दबा लिए गए, कुछ पैसे इन्होंने वीआईपी किट बनवाई, और ओखला के तमाम ऐसे लोग जो इनके चहेते हैं, इनके वॉलंटियर हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनको इन्होंने एक वीआईपी किट बनाया है, जिसका नाम दिया है इन्होंने वीआईपी किट, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, चिलगोजे, बासमती चावल, रुअफ़ज़ा। वो एक नाम मैं भी बता सकता हूँ आपके बीच में कि जौहरी फार्म, ये गफ्फार मंजिल में एक जावेद साहब रहते हैं, जिनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, उनके पास भी एक वीआईपी किट पहुंचाई, मैंने देखी है खुद अपने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को तस्दीक कर दिया, यही मैं कह रहा हूं, आपने मेरी बात को तस्दीक कर दी। मैं आपको सैल्यूट करता हूं आज के जमाने में, जब मीडिया डर के मारे सरकारों के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है। मजरूर भाई, आपको दिल से सलाम है, आपने जो न सिर्फ मेरे बात की तस्दीक की, आपने सच्चाई बयान किया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि उन पैसों का बेजा इस्तेमाल किया गया। यहां लोग नमक रोटी के लिए तरस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके मजदूर भाग रहे हैं सड़कों पे, ट्रेन से कट रहे हैं लोग, लेकिन यहां चिलगोजे, ड्राई फ्रूट्स बांटे जा रहे हैं, बासमती चावल बांटी जा रही है विधायक के चहेतों को और जो पैसे वाले लोग हैं। क्या सिर्फ उन्होंने ही वोट दिया था? आप उनको दीजिए, हम नहीं मना करते हैं कि आप मत दीजिए अपने दोस्तों को, लेकिन जिनका हक ज्यादा है, जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनके पास खाने के लिए ही नहीं है, उनका पहला हक है, चाहे वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। जिनों के पास, जिस लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल नहीं है, चाहे वो फ्लैट में रह रहा है, उसके पास आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, और ऐसे में जब रमज़ान भी शुरू हो जाते हैं तो उसका हक पहले बनता है। और हमें रोड पे रहते हैं, हम रास्ते में रहते हैं, हमसे कई टकराए, हमने उन्हें अमानत साहब का एड्रेस दिया कि आप वहाँ चले आइए, तो हमें भी पता लगा कि वो रोते हैं हमारे सामने कि हम वहाँ गए थे भैया, 3 दिन हो गए जाते हुए, हमें कोई राशन नहीं दिया जा रहा, कोई हर तरह से परेशान है। वो ऑफिस भेजते हैं, वहाँ पे भी कोई राशन नहीं दिया गया, घर भेजते हैं, वहाँ से भी कोई राशन। लेकिन एक दिन हम क्या देखते हैं, फेसबुक पे एक आती है लिस्ट बनी हुई, उसके ऊपर जावेद साहब एक जौहरी फार्म में है, जो गफ्फार मंजिल में है, जो मेरे भी जानने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा उसको दिखा रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है कि अमनत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने खुलूस के साथ ये भेजा है, तो मैं इसको सन आँखों पे। तो बताइए, जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों भेज रहे हैं उन्हें? वही उसी ड्राई फ्रूट और उसी वीआईपी किट के अंदर 6 बंदे निमटते हैं, 6 मजदूरों के पास पहुंचता है खाना, और वो महीने भर खाएंगे उसको बैठ के। तो वहाँ आपको वाहवाह मिलेगी, यहाँ वाहवाह नहीं मिलेगी, क्योंकि मजदूर खाएगा और मजदूर भूल जाएगा। तो ये आपको सोचना चाहिए आगे। मैं परवेज भाई के पास बैठा हूँ। जी परवेज साहब, और आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही, पते की बात कही, यही तो मेरा सवाल है, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पे भटक रहा है, परेशान है, अपनी जिंदगी का दांव लगा रहा है, हाथ लेकर घूम रहा है, और लोग जो है वीआईपी किट बांट रहे हैं कौम के पैसे को। तो इसलिए जो आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उस वक्त था ही नहीं, फिर वो अपने आप को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसा
बनाकर लोगों के सामने अपील करके फर्जीवाड़ा करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। इसी बात को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं अमानतुल्लाह खां से, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कल पुलिस कंप्लेन किया है और बिल्कुल ये आखिरी अंत तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक, जब बिल्कुल ये कॉपी है, जब तक इंसाफ नहीं हो जाता और अमानतुल्लाह खां पाई पाई का हिसाब पूरे कौम और मिल्लत को नहीं दे देते। ये अंतिम लड़ाई बिल्कुल लड़ता रहूंगा मैं जब तक ये अपने अंजाम तक ये लड़ाई ना पहुंच जाए। परवेज आलम साहब जो ओखला ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कल ओखला थाना जामिया नगर में ये कंप्लेंट कराई है। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी कॉपी है। जी सर। बस बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कानून अपना काम करेगी और जल्द ही विधायक साहब का जो फर्जीवाड़ा है वो सबके सामने आएगा और कौम और मिल्लत का जो पैसा इन्होंने लूटा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो वक्फ बोर्ड में जमा कराएंगे और कानून इनको सख्त से सख्त सजा देगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि आदमी ओखला वासियों ने, हमारे एमएलए हैं ये अमानतुल्लाह खां, हमारे ओखला के एमएलए हैं और हम दिल से इनको चाहते हैं, लेकिन पब्लिक को भी ये देखना पड़ता है, पब्लिक जो है अनभक्त ना बने। पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि जब इलेक्शन होते हैं और जब इलेक्शन की तारीख आती है तो कोई एमपी के पद पे बैठा है या एमएलए के पद पे बैठा है या काउंसलर के पद पे बैठा है, तो इलेक्शन वाले दिन वो सारे पद खत्म हो जाते हैं। जब वो इलेक्शन जीत कर आएगा और वही एमएलए है और एमएलए की सीट दोबारा जीत लेगा, तो वो उसको जो भी और एक्स्ट्रा पद मिले हुए हैं वो पद उसको दिए जाते हैं दोबारा से, ना कि वो पहले वाले चले आते हैं। अब ये ऊपर जो बैठे होते हैं नेता बड़े बड़े, वो ये तय करते हैं कि ये पद किसको दिया जाएगा, ये पद किसको दिया जाएगा। वो अभी तय ही नहीं किया गया था। वक्फ बोर्ड का जो पहले ये चेयरमैन थे वो पद तय ही नहीं किया गया था और वक्फ बोर्ड के नाम से ये सारा प्रोपोगंडा किया गया है। बहरहाल अब लोगों की मदद के लिए आ जाइए। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि भाई लोग, अमानत भाई ने तो अपना फ्लैट तक का बेच दिया, परेशान हो गए खाना बांटते बांटते, राशन बांटते बांटते। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ, उन्होंने कहा जी फ्लैट बेच दिया। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि भाई ऐसे लॉकडाउन में कौन ऐसा तुर्रम खां है जो फ्लैट खरीद रहा है और फ्लैट बेच रहे हैं? अमानत भाई, तो ऐसा नहीं है। जो पब्लिक से पैसा आया है, जो कैश आया है, जो सामग्री आई है, बटला हाउस चौक पे, शाहीन बाग में, हर जगह आप लोगों ने ये कॉर्नर पे लगाया, ये कहाँ गया पैसा? ये पैसा कहाँ गया? तो ये इसका तो आपको देना पड़ेगा जवाब और आप पब्लिक को दीजिए। जैसे ये हमारे साथ ये परवेज साहब बैठे हुए हैं, ये मांग रहे हैं आपसे जवाब, तो दीजिए आप जवाब। सिर्फ ये मैं ही नहीं मांग रहा हूं, ये पूरे दिल्ली के तमाम वो लोग जिन्होंने ताउन किया था दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं फर्जीवाड़ा का। मेरे यहाँ भी अबू बकर मस्जिद में जुमे के दिन अनाउंस हुआ है, उस जुमे के दिन मैं भी वहां मौजूद था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पे वो पैसा मांगा गया, लगभग 80,000 रुपए जमा हुए। जब आज हमने तस्दीक किया तो पता चला वो 80,000 रुपए अमानत साहब के घर जमा हुआ और अमानत साहब के घर से जो रसीद आई वो, माफ कीजिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं आई, वो फर्जीवाड़ा। देखिए, एक बेकार सी रसीद जो घर पे कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया हुआ, उस पे लिखा हुआ ऊपर बड़ा सा दिल्ली वक्फ बोर्ड और नीचे छोटा सा लिखा हुआ रिलीफ कमेटी। मतलब इस तरह से फर्जीवाड़ा करना, अगर आपके मकसद में ईमानदारी थी, आपके सोच में सच्चाई थी, नेकी थी, तो जो पैसा जिस मकसद के लिए जमा हुआ, सबसे पहले वो पैसा आप उस अकाउंट में जमा करते, अकाउंट में जमा होना, फिर वहां से आप लोगों को इमदाद पहुंचाते जहां जहां जरूरत। आज ईदगाह, जिस ईदगाह को लेकर अमानतुल्लाह खां अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं आपके जरिए कि शिव विहार कभी झांकने गए? अभी लोग कैसे भटक रहे हैं वहां पे। ईदगाह को कोरोना महामारी के नाम पे केजरीवाल ने बंद कर दिया, वहां के लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए। कभी अमानत साहब ने जाकर उनकी खोज खबर ली कि वो किस हालात में बेचारे रह रहे हैं? दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं वो लोग। हमारी बहनें, हमारे भाई, जिनके लिए दिल रोता है। हम तो लॉकडाउन की वजह से मार्च से परेशान हैं।
लेकिन वो हमारे भाई बहन फरवरी से परेशान है, दंगे की वजह से, भूख से और घर से, दोनों चीज से परेशान है। ये तो शर्म की बात है। आप किसी अमीर आदमी को लूट लेते, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन आप उन गरीबों का हक मार रहे हैं जो अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, अपनी जान लुटा चुके हैं, अपने घर उनके बर्बाद हो गए, उनके घर उनके नजरों के सामने जला दिया गया, आप उनका पैसा लूट रहे हैं। आपको अमानतुल्लाह साहब, ओखला की आवाम ही नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे दिल्ली की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ परवेज आलम खान, और जो ओखला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ पर। और ये हमारे एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब के साथ लिए बात हो रही थी। जो फंड आया, जो पैसा आया, पब्लिक का कैश आया, पब्लिक से रिलीफ फंड भी आया, पैसे भी आए, और सामग्री भी आई बहुत सारी, तो वो कहाँ गई, कैसे गई, ये उसका हिसाब है, उसका हिसाब पब्लिक मांगती है। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।